नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टर्म है, उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज का यह वीडियो और कुछ पूरा जो जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगे साथियों तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, यूपी टेट, सी टेट, सी टेट, रेट, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बाल विकास को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ना। ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है साथियों। पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि अगर आपको बाल विकास को समझने से पहले आपको शिक्षा मनोविज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टर्म से भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। आप जितना भी तैयारी कर लीजिए, अपने आप में इतना होना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन है तो हमारा एक भी नंबर का छूटे ना, क्योंकि यह टॉपिक जो होता है 30 नंबर को कवर करता है ना। अगर आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र में अगर जितना ज़्यादा पकड़ होगा तो आपका और जो सिलेबस है वो भी बहुत हद तक कवर हो जाता है ना। मेन होता है इसमें सीडीपी, और सीडीपी ही हर सेक्शन में पूछा ही जाता है ना। 15-15 नंबर का सीडीपी रहता है। अगर आप सीडीपी में अच्छे से पकड़ बना पाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम को निकालना बहुत हद तक आसान हो सकता है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान है ना। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, ठीक है। सर्वप्रथम शिक्षा को समझते हैं क्या है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना, है ना। ये चीज पहला इंपॉर्टेंट टर्म आ गया कि शिक्षक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना, ठीक है। और अगला देखिएगा, शिक्षा के 3 आयाम। तो शिक्षा के 3 आयाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा होता है? तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा इसको। शिक्षा के 3 आयाम शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है। जॉन डेवी के अनुसार क्या है? त्रिध्रुवी में पहला शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। और जॉन एडजम के अनुसार देखिए द्विध्रुवी में क्या कहा है, इसमें इन्होंने शिक्षक और छात्र को इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखिएगा, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, है ना। और एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकलना, जैसे अंदर से बाहर निकलना, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने भी टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है ना। तो वह शिक्षा जो निश्चित समय व स्थान से संबंधित होती है, ठीक है ना। अगला देखिए, शिक्षक का व्यापक अर्थ होता है वह शिक्षा जो समय व स्थान से संबंधित नहीं होती, अपितु आजीवन चलती रहती है, ठीक है। शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है ये आजीवन चलता रहता है ना। 3R, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3R। तो 3R में क्या आता है? लिखना, पढ़ना और गणना करना। 3R में इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा इसको, लिखना, पढ़ना और गणना करना। राइटिंग, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ठीक है। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और 4H एक आता है, 4H, यह मानसिक विकास है ना। मानसिक विकास, 4H किससे संबंधित है? तो मानसिक विकास से, ठीक है। मानसिक विकास, हेड, भावनात्मक विकास, हार्ट, और क्रियात्मक विकास, हैंड, शारीरिक विकास, हेल्थ। ये 4H का मतलब होता है ना। 4H का मतलब आप इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3H का क्या मतलब होता है? 3H का श्रेय वर्तमान शिक्षा विकास क्षेत्र पेस्टोलॉजी को जाता है ना। पेस्टोलॉजी ने 3H को दिया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद का क्या कथन है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार देख लीजिए, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा की सर्वोत्तम विकास की अभिवृद्धि है। जॉन डेवी का क्या कहना है? शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। डुनेवेल के अनुसार देख लीजिए, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी
प्रभाव का अनुभव आ जाता है जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। अगला देखिएगा, पेस्टोलॉजी के अनुसार क्या है, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन तथा प्रगतिशील विकास है। अब ये जो जितने भी परिभाषा है इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, है ना। और अगला देख लीजिए, शिक्षा का जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। शिक्षा क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिक व सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूप में हो सकती है और शिक्षा आदर्शात्मक और मूल्यांकनात्मक है, ठीक ना। अगला देख लीजिए, शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार में क्या है, औपचारिक स्कूल, अनौपचारिक परिवार, निरौपचारिक पत्राचार, ठीक है। अनौपचारिक में ये चीज आती है ना। और अब समझते हैं मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोयलेके ने 1990 में, है ना, पुस्तक साइकोलॉजिया में किया था। इन्होंने एक पुस्तक जारी किया था जिसमें साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु ने दार्शनिक शास्त्र में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म विलियम जेम्स, है ना, इनका कौन है, विलियम जेम्स है। और इन्होंने क्या किया था, 1912 में दर्शन शास्त्र से अलग किया था इन्होंने, है ना, मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति साइकी प्लस लोगोस किससे हुआ है, साइकी प्लस लोगो, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइको प्लस लोगो ग्रीक भाषा के से लिया गया है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नोट में देख लीजिएगा, ग्रीक भाषा के ना होने पर लैटिन भाषा सही होगा। अगर ग्रीक भाषा नहीं है अगर ऑप्शन में, तो लैटिन भाषा उसमें ऑप्शन में अगर है तो ये सही होगा। और साइकी प्लस लोगोस का अर्थ होता है आत्मा, तर्क विज्ञान अर्थात आत्मा का विज्ञान, इंपॉर्टेंट है ना। साइकी प्लस लोगोस का क्या अर्थ होता है, आत्मा प्लस तर्क। और अगर इसको देखें तो फिर ये क्या बन जाएगा कि आत्मा का विज्ञान बन जाता है, ठीक ना। अगला देखते हैं साथियों, अब अगला देखते हैं मनोविज्ञान की विकास की प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें हम जितना भी टर्म देख रहे हैं साथियों, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, सीजीटेट की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पूछा जाता है, तो इसमें से आप एक भी टर्म को मिस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करती है ना। तो इसका विकास देख लेते हैं। पहला कि मनोविज्ञान की विकास की प्रक्रिया क्या हुआ है ना। तो पहले में क्या था, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान माना गया। मानने वाले कौन कौन थे, तो पेस्टोलॉजी अरस्तु डेदार्क आदि ने, है ना। और ये कब तक चला था, तो 16वीं शताब्दी तक चला था, ठीक है। फिर 16वीं शताब्दी जैसे बीता, कुछ मनोवैज्ञानिक और है, उन्होंने क्या कहा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, ये सेम क्रम आपको याद रखना है साथियों ना। और इसको मानने वाले वैज्ञानिक कौन थे, पंपोलॉजी ने 17 ईस्वी शताब्दी में इन्होंने माना था। और मानने वाले कौन थे, तो जॉन लॉक, थॉमसन, रीड, बार्कले इसके समर्थक थे, है ना। फिर तीसरे नंबर में जैसे समय बीता और 19वीं शताब्दी जब आया, तो उसमें क्या कहा गया कि चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन से वैज्ञानिक, तो विलियम जेम्स, विलियम सली, विलियम हुंट और टिचनर थे, ठीक है। नोट देख लीजिएगा, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली देखिएगा नोट में, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और चौथा है क्या, व्यवहार का विज्ञान, जेबी वाटसन ने 20वीं शताब्दी से माना इसको। और जो 20वीं शताब्दी से जो अब तक चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान ही चल रहा है, ठीक है ना। मनोविज्ञान वर्तमान में मानव का व्यवहार शुद्ध सकारात्मक निश्चित विज्ञान है। किसने कहा है ये, तो जेबी वाटसन ने कहा है। मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में इसने व्यवहार के रूप में अपना लिया है। ये कथन इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। ये जो हम फर्स्ट में देखिए पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, दूसरे मन का या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर
तीसरे में चेतना का विज्ञान कहा गया, चौथे में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो इसी को कहा है कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को खोया, आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब वर्तमान में इसमें केवल व्यवहार बाकी है ना। तो ये कथन जो कहने वाले हैं साथियों, ये वुडवर्थ ने कहा है, ये सीजी टेट में आया हुआ है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा इसको, है ना। और मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख लेते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ठीक है ना। और पिल्सबेरी का कहना है कि मनोविज्ञान की संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या, मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का विज्ञान है, इंपॉर्टेंट है भी। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की क्रियाकलापों का विज्ञान है। ये जितने भी है, ये पूरे मनोविज्ञान से संबंधित जितने परिभाषाएं हैं बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और मनोविज्ञान की शाखाएं देख लेते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सामान्य तथा असामान्य मनोविज्ञान, ये सभी क्या है, मनोविज्ञान की शाखा है। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज पता होना चाहिए। और अगला देखिए, परामर्श विज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और परिणात्मक मनोविज्ञान, ठीक है। और इसके मनोविज्ञान के संप्रदाय ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला संरचनावाद है ना। प्रतिपादन कौन थे इसे संरचनावाद के, तो विलियम वुंड और टिचनर थे, इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म है बस उसी को हम देख रहे हैं साथियों, ये वन लाइनर के उसमें, कि जो जो टॉपिक में जो जो आपको पता होना चाहिए वो चीज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की प्रमुख विधि अंत निरीक्षण विधि है ना। संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना तथा चेतना की 3 तत्व होते हैं, ठीक ना। चेतना के 3 तत्व कौन कौन से, तो देखिएगा, संवेदना, भाव और प्रतीक या प्रतिबिंब। ये तीनों चेतना के बेहद इंपॉर्टेंट क्या है, तत्व है, ठीक है। और प्रकार्यवाद या कार्यवाद चेतना की उपयोगिता के अध्ययन पर बल देता है। प्रकार्यवाद क्या करता है, चेतना की उपयोगिता के अध्ययन पर बल देता है ना। इसका प्रतिपादक कौन था, तो विलियम जेम्स थे, स्थापना किया था, है ना। और अनौपचारिक संस्थापक थे इन्होंने। औपचारिक के संस्थापक जॉन डेवी, जे.आर. एंडिल और एच.आर. कोर थंडाइक जी थे, ठीक है। अगला देखते हैं, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है, जो जे.बी. वाटसन 1913 में, और 1925 में कहा था, मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उसे मतलब डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दूंगा। वो ये किसका कथन है, तो याद रखिएगा ये कथन किसका है, तो जे.बी. वाटसन का ही कथन है ना। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु मानव का व्यवहार है। प्रमुख विधि क्या है इसमें, निरीक्षण विधि है, अनुबंधन परीक्षण है और शाब्दिक रिपोर्ट विधि है ना। और गेस्टाल्टवाद को समझते हैं। गेस्टाल्टवाद यह जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार मानसिक प्रक्रिया के संगठन पर बल देता है। स्थापना किसने किया था, तो मैक्स वर्दिमर कोफका और कोहलर ने 1912 में इसको दिया था, ठीक ना। और पूर्ण से अंश की ओर पर यह बल देता है। गेस्टाल्टवाद क्या, पूर्ण से अंश की ओर बल देता है ना। और अगला देख लेते हैं, मनोविश्लेषणवाद। प्रतिपादक कौन था, सिगमंड फ्राइड। अचेतन मन पर सर्वाधिक बल दिया है ना, सिगमंड फ्राइड ने। और प्रयोजनवाद या प्रेरकीय संप्रदाय, इसका प्रतिपादन कौन कौन है, तो विलियम मैकडूगल इसके प्रतिपादक थे। प्रेरकों को महत्वपूर्ण माना था इन्होंने, है ना। सहचार्यवाद अगला देखिए, इसका प्रतिपादन कौन था, तो जॉन लॉक। इसमें जितना भी मैं बताया हूँ आपको 7 सिद्धांत है ना मनोविज्ञान के संप्रदाय, ये सब इंपॉर्टेंट है। और भी इसमें चीजें हैं, लेकिन इतना सारी चीजें जो जो मैं इसमें पीडीएफ में कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये सब आपको पता होना ही चाहिए, है ना। और मनोविज्ञान की शिक्षा की देन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखिएगा। बालक को महत्व प्रदान करना। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, बालक होना चाहिए, ना कि शिक्षक होना चाहिए। और बालक की अवस्थाओं को महत्व देना, रुचियों व मूल प्रतियों को महत्व देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व देना, खेल आधारित विधियों को महत्व देना, आत्मानुशासन तथा पाठ्य सामग्री गतिविधियों को महत्व देना, बालक के व्यवहार का ज्ञान का प्रदान करना, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना।
अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, नोट देख लीजिएगा, कोलसेनिक ने प्लेटो से इसकी शुरुआत मानी है, जबकि स्किनर ने अरस्तु से मानता है ना। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1920 ईस्वी में हुई तथा इसमें निश्चित स्वरूप 1920 में धारण किया था। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन है? शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो थर्नडाइक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप क्वेश्चन में पूछा भी गया है कई एग्जामों में। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो थर्नडाइक जी हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। अब इसका परिभाषाएं देख लेते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन, प्रभाव तथा व्याख्या करता है। स्किनर के अनुसार क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत से शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। स्टेफन के अनुसार क्या? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है ना। अगला देख लेते हैं, कोलसेनिक का क्या कहना है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व अनुसाधन का शिक्षा में प्रयोग है। और अगला देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक क्या है, इसको समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृतिक वैज्ञानिक है, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक या संरचनात्मक विज्ञान है, क्योंकि कारणों की खोज पर बल देता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान व विशिष्ट ज्ञान और विकासशील विज्ञान है, ठीक ना। और मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम, वातावरण का अध्ययन करना, अभिवृत्ति व विकास का अध्ययन करना, अभिप्रेरणा, अधिगम का अध्ययन करना, व्यक्तित्व बुद्धि का अध्ययन करना, समायोजन तथा मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना, मापन मूल्यांकन का अध्ययन करना, सामान्य तथा असामान्य बालकों का अध्ययन करना, पाठ्यक्रम निर्णय का अध्ययन करना, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब नोट में देखिएगा, लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान 1972 के क्षेत्र में इसको शामिल किया था। विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, मापन मूल्यांकन और निर्देशन, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, है ना। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के अव्यय 6 अव्यय है, याद रखिएगा। कौन कौन सा अव्यय? देखिए, अधिगम, अनुभव का मूल्यांकन करना, विद्यार्थी, शिक्षण स्थिति, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम अनुभव और अधिगम की स्थिति, ठीक है। अगला देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या क्या है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के लिए तैयारी की आधारशिला माना है। स्वयं के आत्मज्ञान में, बालक की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जगाने में, शिक्षण विधि का चयन करने में, मापन मूल्यांकन करने के लिए, समय सारणी का निर्माण करने के लिए, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, कक्ष की समस्या के समाधान में, व्यक्तित्व विकास के सहायक में, सारी चीजें क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की ये क्या है? उपयोगिताएं हैं, इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां देख लीजिएगा, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ, ठीक है। इसमें पहला देखते हैं, मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? स्वयं के द्वारा खुद का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? आत्मनिरीक्षण विधि कहलाता है। पहली प्राचीन विधि है ना, पहली प्राचीन विधि है। और प्रतिपादक कौन है? तो विलियम हुंट टिचनर। आत्मनिष्ठा का दोष वस्तुनिष्ठा व वैज्ञानिकता का अभाव इसमें देखा गया है, ठीक है। और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। कुछ बिंदुओं के आधार पर जीवन की कथा का वर्णन किया जाता है, ठीक ना। और इसमें क्या है? प्रयोगात्मक विधि। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार करते हैं। प्रतिपादक कौन थे इसका? तो विलियम हुंट थे। निरीक्षण विधि देखिए, निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेबी वाटसन ने किया था, है ना। यह विधि छोटे बालक, जानवर या पागल व्यक्तियों के अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होता है। प्रकार देख लीजिएगा, औपचारिक और अनौपचारिक, इसके 2 प्रकार है ना। अगला है व्यक्ति के इतिहास विधि, केस स्टडी, है ना। पूर्व से लेकर वर्तमान तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रतिपादक कौन है इसके? तो टाइटमैन। यह विधि बाल अपराधी, समस्यात्मक या मानसिक रोगियों का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। अब चौथा है, देख लीजिएगा, प्रश्नवली विधि। प्रश्नवली का प्रतिपादन किसने किया था? तो वुडवर्थ ने किया था, है ना। मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, वुडवर्थ ने। कुतरात आदि जनक इसे कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है।
सुकरात के जो मनोवैज्ञानिक है उसने इन्हें कागज पेंसिल का विधि भी कहा जाता है। प्रश्न वाली विधि को इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। अगला देखिए, मनोविश्लेषण विधि प्रतिपादक किसने किया था? तो सिगमंड फ्राइड ने। बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है इसमें। विकासात्मक विधि क्या है? जेनेटिक विधि है ना, विकासात्मक विधि को जेनेटिक विधि भी कहा जाता है। प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे इसके क्या है? प्रतिपादक है। इसके द्वारा बालक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें जितना भी है एक वन लाइनर के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है साथियों ना, ये सब आपको पता होना ही चाहिए। और समाज नीति विधि प्रतिपादक कौन थे? तो मोनेरो ने है, मेरोनो, ठीक है। 1934 इस विधि द्वारा समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। और योजना विधि क्या है? प्रतिपादक योजना विधि की प्रतिपादक कौन है? तो किल पैट्रिक है। यह विधि जॉन डोवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। यह विधि करके सीखने पर बल देता है। जो योजना विधि होता है साथियों, ये किल पैट्रिक, ये जो इनका जो प्रतिपादक था किल पैट्रिक, इन्होंने क्या किस पर बल दिया है? तो करके सीखने पर बल दिया है। इंपॉर्टेंट है ना। अन्वेषण या खोज विधि, इसका प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग है। मैं स्वयं की खोज करके सीखता हूँ, इनका मुख्य कथन क्या है? मैं स्वयं से करके सीखता हूँ, ठीक है ना। अगला देखिए, औपचारात्मक विधि आचरण संबंधित जटिलताओं को दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ाई में कठिनाई महसूस करने वाले, हकलाने तुतलाने वाले, गंभीर संवेगों के शिकार बालक इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब अगला जो हमारा टर्म स्टार्ट हो रहा है, बाल विकास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बाल विकास, है ना। अब हमने मनोविज्ञान के बारे में जाना, ठीक है। अब बाल विकास के बारे में देखते हैं, है ना। अर्थ देख लेते हैं इसका। बाल विकास का गर्भ काल से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो बाल विकास कहलाता है। परिभाषा देख लेते हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो सबको। क्रो एंड क्रो के अनुसार इन्होंने क्या कहा? बाल विकास मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। जेम्स डेवर के अनुसार क्या है? बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास का इतिहास देख लेते हैं। रूसो ने पुस्तक में क्या कहा है? EMILE में बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया जाता है ना। काल्पनिक शिष्य का नाम भी यही था, है ना। और बाल विकास का मनोविज्ञान अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है वो पेस्टोलॉजी थे, है ना। इन्होंने 1974 में और अगला देखिए, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था 1993 में। इसको करने वाले कौन थे? तो स्टेनले हॉल थे, है ना। स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन की स्थापना की तथा पेडोलॉजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका में बाल विकास का अध्ययन किया था। प्रथम बाल जो सुधार गृह की स्थापना हुआ था अमेरिका में ही हुआ था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 में, याद रखिएगा, है ना। प्रथम बाल निर्देशक केंद्र विलियम हीली शिकागो में बनाया गया था 1909 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, है ना। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब किया गया? तो 1930 में किया गया। बाल विकास के क्षेत्र देख लीजिए। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास और मनोज्ञानात्मक विकास, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। अब अभिवृद्धि क्या देख लेते हैं इसमें। शरीर तथा उसके अवयव में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन क्या है? अभिवृद्धि कहलाता है। विकास क्या है? शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। मुनारो के अनुसार देख लेते हैं। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि क्या है? मात्रात्मक है, हम इसको माप सकते हैं, है ना। और विकास क्या है? मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। विकास को व्यवहार के आधार पर हम महसूस कर सकते हैं। निश्चित समय तक इसका चलता है और ये जीवन पर्यंत विकास चलता है। सीमित पक्ष होते हैं, जैसे शारीरिक विकास सीमित समय तक होता है और ये व्यापक होता है। सभी प्रकार के इसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। और ये बाह्य होता है, ये आंतरिक होता है। अब अगला देख लीजिएगा, बाल विकास के सिद्धांत, है ना। बाल विकास के सिद्धांत देख लेते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है साथियों, उसको हम कवर कर रहे हैं, है ना, आपके लिए बेहद जरूरी है।
सतत विकास का सिद्धांत, विकास कभी धीमा तो कभी तेज लेकिन निरंतर चलता रहता है। सतत विकास का क्या मतलब है कि वो हमेशा चलता रहता है, कभी धीमी हो जाएगा तो कभी तेज हो जाएगा। विकास की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में तेज तथा बाल्यावस्था में धीमा रहता है। अंगों की गति में विभिन्नता का सिद्धांत, सिर का विकास सबसे पहले, हाथ पैरों का सबसे बाद में होता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर विकास जो है केंद्र से परिधि या मस्तकोद्धमुखी कहलाता है ना। सामान्य से समान प्रतिमान का सिद्धांत, मनुष्य कभी भी जन्म ले उसका प्रतिमान एक ही रहेगा, सिर से पैर की ओर, है ना। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, और अगला क्या है, एकीकरण का सिद्धांत, पहले संपूर्ण अंग को उठाता है, फिर उसके भागों को अंत में दोनों में संतुलन स्थापित कर पाता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, बाल विकास वंशानुक्रम वातावरण का प्रतिफल होता है। इंपॉर्टेंट है साथियों जितना भी है ना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, किसी का धीमी तो किसी का तेज होता है। अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत, विकास अधिकतम व परिपक्वता को प्रभावित होता है ना। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सभी पहलू आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बाल विकास को प्रभावित करने का कारक। तो वंशानुक्रम, इसका परिभाषा देख लीजिए। जेम्स ड्रवर के अनुसार क्या है, वंशानुक्रम माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम की प्रक्रिया मातृ कोश और पितृ कोश में कितना 23 जोड़े अगर है तो बालक का 86 जो गुणसूत्र होता है वो सामान्य बालक के लिए होगा, ठीक है ना। अगर उसमें टर्म सिंड्रोम आता है अगर 45 है तो इसका जो आईक्यू लेवल रहेगा 30 से 40 मंद बुद्धि का होगा। अगर 47 हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। इसमें 25 से 50 के बीच में इसका बुद्धि का आईक्यू रहता है ना। अनुवंशिकता का जो वाहक होता है इंपॉर्टेंट है, जीन है, याद रखिएगा, है ना। और वंशानुक्रम के नियम क्या है देख लीजिए। बीज कोष की निरंतरता का नियम प्रतिपादक किसने किया था, तो वीजमैन ने किया था। इस नियम के अनुसार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, यह कभी समाप्त नहीं होता है। समानता का नियम प्रतिपादक कौन है, तो सोरेन्स है ना। जैसे माता पिता वैसी ही उसकी संतान होती है। विभिन्नता का नियम प्रतिपादक कौन है, तो डार्विन लेमार्क है ना। कुछ गुणों का भिन्न पाया जाना इसमें पता चलता है ना। प्रत्यागमन का नियम विपरीत गुणों का पाया जाना, है ना। जैसे माता पिता का गुण ना कर दादा दादी या फिर नाना नानी का गुण आ जाता है। और अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, इसका विरोधी कौन है, तो लेमार्क है। लेमार्क के अनुसार माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित गुणों का स्थानांतरण आने वाली पीढ़ी में हो सकता है, ठीक है। और अगला है वर्ण संकरता का नियम, प्रतिपादक कौन है, तो मेंडल है, ठीक है। मेंडल के अनुसार वर्ण संकरण प्राणी या वस्तुएं हमेशा अपनी मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। प्रयोग इन्होंने किया था मटर पर। और वंशानुक्रम का प्रभाव, शारीरिक संरचना का प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव और महानता पर प्रभाव, ये सभी इसका प्रभाव है साथियों, ठीक है। अगला देखिएगा वातावरण परिभाषा समझते इसका। जे एन रॉस के अनुसार क्या है, वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। और जिस बर्ट के अनुसार क्या है, वातावरण वह वस्तु है जो अन्य वस्तु को घेरे हुए हैं तथा सीधा उस पर अपना प्रभाव डालती है। इंपॉर्टेंट है। बुद्धवर्थ के अनुसार वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने बालक को जन्म से प्रभावित किया है। इंपॉर्टेंट है ना। जेबी वाटसन के अनुसार देख लीजिए, मुझे चाहिए जो बालक दे दो, आप जो कहोगे मैं उसे वो बना दूंगा, जेबी वाटसन का कहना है। वाटसन वातावरण सबसे बड़ा शिक्षक है। इनके अनुसार वातावरण जो है सबसे बड़ा शिक्षक है। व्यवहारवाद वाटसन की मूल किताब है। सिद्धांत व्यवहारवाद इन्होंने दिया है, ठीक है। वातावरण का प्रभाव देख लीजिए। शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है, मानसिक विकास का प्रभाव, सामाजिक विकास पर प्रभाव, संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, भाषात्मक विकास पर प्रभाव, नैतिक विकास पर प्रभाव और संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है, ठीक है। अगला देख लीजिए बुद्धि। मंद बुद्धि की अपेक्षा प्रभावशाली जो बच्चे हैं का विकास तीव्र गति से होता है। और लिंग में देख लीजिए, लिंग
का प्रभाव लड़कियों का विकास जल्दी होता है ना, लड़कों की अपेक्षा, और अंतःस्रावी ग्रंथियां का विकास भी जल्दी होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव जैसे देख लीजिए, पीयूष ग्रंथि हमारी लंबाई को प्रभावित करता है, एड्रिनल ग्रंथि संवेगों को प्रभावित करता है। जन्म से क्रम का प्रभाव जैसे प्रथम की अपेक्षा मध्य व अंतिम की अपेक्षा अधिक विकास होता है। पोषाहार का प्रभाव जैसे संतुलन भोजन विकास को प्रभावित करता है। गंभीर बीमारी व दुर्घटना का प्रभाव, मनोवैज्ञानिक कारक रुचि अभिवृद्धि महत्वाकांक्षा इच्छा शक्ति। ठीक है, विकास की अवस्थाएं देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोल के अनुसार विकास की अवस्थाएं देख रहे हैं ना। शैशव अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक का होता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो 2 से 5 वर्ष तक होता है। मध्य बाल्य अवस्था बालक के 6 से 12 और बालिका में 6 से 10 साल तक। पूर्व किशोर अवस्था बालक में 13 से 14 और बालिका में 11 से 12। प्रारंभिक किशोर अवस्था बालक में 15 से 16 और बालिका में 12 से 14। मध्य किशोर अवस्था बालक में 17 से 18 और बालिका में 15 से 17। उत्तर किशोर अवस्था जो बालक में 19 से 20 और बालिका में 18 से 20। ठीक है, ये किसके अनुसार है, तो कोल के अनुसार है, इंपॉर्टेंट है भी, है ना। और सामान्य जो सामान्य वर्गीकरण है इसको भी देख लीजिए, कंफ्यूज मत होना। शैशवावस्था होता है तो जन्म से 5 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था 12 से लेकर के 19 साल तक, और पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 और उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 वर्ष तक, इंपॉर्टेंट है। प्रौढ़ावस्था जो 19 के बाद लगता है, ठीक ना। और गर्भकालीन अवस्था देख लीजिए, गर्भकाल 270 से 280 दिन का होता है। विकास की शुरुआत यहीं से ही माना जाता है। पहला देख लीजिए, बीजावस्था 2 सप्ताह तक रहता है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 महीने तक होता है। गर्भावस्था 2 महीने से जन्म तक होता है। शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष तक होता है ना। पूर्व शैशवावस्था तो 0 से 2 अवस्था होती है, शैशव काल अवस्था, है ना। और जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो 5 से 6 2 वर्ष के बाद लगता है, ठीक है। भावी जीवन की आधारशिला किसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था है। अतार्किक चिंतन की अवस्था तो ये भी शैशवावस्था को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। सीखने का आदर्श काल कौन है, तो शैशवावस्था है। नोट वेलेंटाइन ने कहा है। सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तो वेलेंटाइन ने कहा। किस अवस्था को कहा है, तो शैशवावस्था को कहा है। सीखने की जो आयु है शैशव अवस्था या पूर्व बाल्य अवस्था को कहा है। महत्वपूर्ण कथन देख लीजिए, न्यूमैन के अनुसार क्या है, 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर व मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्राइड के अनुसार क्या है, बालक जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम के 4 से 5 वर्ष तक बन जाता है। रूसो क्या कहता है, बालक के हाथ पैर नेत्र प्रारंभिक क्या है, शिक्षक है ना। थंडाइक के अनुसार क्या है, 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वपन अवस्था में होते हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, 20वीं शताब्दी के बालकों की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी किसकी बालकों की शताब्दी है, कथन किसने कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने। जितना इसमें वन लाइनर में एक एक चीज बताना चाहती हूँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सीरियस में तैयारी करने के लिए तो ये मेजर टर्म है, आप इसको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकते, है ना। अगला देख लीजिए, बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्षों में ही हो जाता है ना। किसका कथन है, तो वो गुड एनफ के अनुसार है ना। अब इसकी जो है विशेषताएं देख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, मानसिक विकास की तीव्रता होती है, काल्पनिक जगत में निवास करता है, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति होती है, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति होती है, आत्मगौरव की प्रवृत्ति होती है, नैतिकता का अभाव होता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, सीखने की तीव्रता होती है ना। अगला देख लेते हैं, गैलेस के अनुसार क्या है, प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। प्रथम के 6 वर्षों में वह 12 वर्ष की तुलना में ज्यादा सीख लेता है। संवेगों का विकास 2 से 5 वर्ष तक अत्यधिक संवेगात्मक विकास होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, अनुकरण की प्रवृत्ति, एकांत में व साथ खेलने की प्रवृत्ति। शुरुआत में 2 वर्षों तक एकांत, 3 वर्षों के साथ 3 वर्ष से समूह में खेलना चाहता है ना। स्वार्थी व आत्म केंद्रित प्रवृत्ति होती है। काम प्रवृत्ति, अंगूठा चूसना होता है ना। अब अगला देखिएगा, शैशवावस्था की शिक्षा। इसमें आप शिक्षा क्या मिलता है, शैशवावस्था की जो शिक्षाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मातृभाषा में शिक्षा, है ना। उचित वातावरण, उचित व्यवहार सीखना, वास्तविक वस्तुओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा,
अच्छी आदतों का निर्माण निर्माण की शिक्षा, आत्मगौरव की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, चित्र व कहानियों के माध्यम से, है ना, शिक्षा। और अगला देखिएगा बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था क्या है, 6 से 12 वर्ष में, है ना, 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था चलता है। इसमें संचय काल, जो संचय काल कहलाता है, याद रखिएगा, इसमें संचय काल पूछा जाता है। तो 6 से 9 का जो काल है संचय काल है, और परिपक्व काल जो है वो 10 से 12 वर्ष में है ना। महत्वपूर्ण कथन, फ्राइड के अनुसार बाल्यावस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है ना। जीवन का अनोखा काल कहा है कोल एंड ब्रूस ने, कोल और ब्रूस ने जीवन को अनोखा काल कहा है, जीवन का अनोखा काल कोल ब्रूस ने कहा है ना। मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस ने कहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिककरण की अवस्था किलपैट्रिक ने कहा है। और वैचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष तक में। समूह टोली की अवस्था बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, है ना। और विद्यालय की आयु व शैक्षणिक आयु बाल्यावस्था है। मूर्त रूप से तर्क करने की अवस्था जो है ये बाल्यावस्था कहलाता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में स्थिरता आता है, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वास्तविक जगत में प्रवेश होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है, संरचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, संग्रह की प्रवृत्ति होती है, बहिष्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास होता है, निरुद्देश भ्रमण की स्थिति होती है, समूह खेलों में रुचि रखता है, समलैंगिक मित्रता होती है, काम की प्रवृत्ति में न्यूनतम होती है, और नेतृत्व के गुण की शुरुआत होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, भविष्य की चिंता का नहीं कर पाता है ना। स्ट्रैंग क्या कहना है, शायद ही ऐसा कोई खेल होगा है जिसने 10 वर्ष का बालक नहीं खेला होगा, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है साथियों ना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्ट्रैंग, शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जिससे 10 वर्ष तक का बालक जो है नहीं खेला होता है, ठीक ना। और बाल्यावस्था की शिक्षा देख लेते हैं। बेलियर, जेम्स और सिप्सन के अनुसार क्या है, बाल्यावस्था का वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों तथा आदेशों का निर्माण बहुत ही कम कुछ सीमा तक ही होता है। संवेगों का दमन, भाषा ज्ञान पर बल, रोचक तथा उपयोगी पाठ्यक्रम की व्यवस्था, जिज्ञासा की संतुष्टि, संरचनात्मक कार्यों का प्रोत्साहन, संग्रहण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, पर्यटन तथा स्काउटिंग की व्यवस्था, पाठ्य सामग्री, क्रियाओं की व्यवस्था, क्रिया व खेल की प्रयोग। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था है जो 12 से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक होता है ना। जो 12 से 6 वर्ष का होता है पूर्व किशोरावस्था कहलाता है, और 17 से 19 का जो है उत्तर किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, और सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, उलझन व पलटावी की अवस्था, बसंत ऋतु और जीवन का स्वर्णकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था को, ठीक ना। अब इसमें महत्वपूर्ण जो कथन है इंपॉर्टेंट है ये भी। स्टेनले हॉल के अनुसार तूफान, तनाव, संघर्ष की, आंधी तूफान संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। स्टेनले हॉल ने किशोर अवस्था को एक नया जन्म कहा है। किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। विग और हंट ने किशोर अवस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, परिवर्तन। याद रखिएगा। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर वर्तमान व भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत या व्यक्त करता है। जरसिल्ड के अनुसार किशोर अवस्था वह समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। हैंडो कमेटी रिपोर्ट के अनुसार क्या है, 11 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार उड़ता है यदि उसको सही दिशा दी जाए, अन्यथा विनाश की स्थिति में उभरती है। नोट क्या है, एडोलेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसियर लैटिन भाषा से भी है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर, है ना, एडोलेसेंस का। ठीक है, अगला देखिए किशोर अवस्था के सिद्धांत देख लीजिए। आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टेनले हॉल पुस्तक एडोलेसेंस 1904 में दिया है ना। क्रमिक विकास का सिद्धांत थंडाइक, किंग, हॉलीवर्थ है ना। और इसकी जो किशोरावस्था की जो विशेषताएं हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अधिकतम शारीरिक विकास, अधिकतम मानसिक विकास, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, संवेगात्मक विकास की प्रबलता, संवेगों की चरम सीमा, समायोजन की अभाव, वीर पूजा की प्रवृत्ति, किसी को अपना आदर्श मान लेना, चिंताओं में वृद्धि, रुचियों में परिवर्तन, 15 वर्ष में स्थिरता आ जाता है ना। समाज सेवा की भावना, रोज के अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्श का निर्माण करता है ना। समूह भक्ति,
समूह के प्रति भक्ति होती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर प्रणव को अपने मार्ग में बाधा समझता है, और ईश्वर व धर्म में विश्वास। अपराध प्रवृत्ति का विकास वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति का विकास, नाजुक समय होता है। आत्मचेतना का विकास, काम प्रवृत्ति की प्रबलता, आत्म प्रेम, विषमलिंगी प्रेमी समलिंगी प्रेम, ये सारी चीजें हैं किशोरावस्था की जो है विशेषताएं हैं। और नैतिक गुणों का जो सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में ही। ठीक है, अब किशोरावस्था में जो शिक्षा मिलता है वो इसको देख लेते हैं। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, खेल कूद योग व्यायाम। मानसिक विकास की शिक्षा के लिए जैसे करके सीखने की विधि का प्रयोग करना। संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरीकरण या शोधन विधि का प्रयोग करना। जीवन कौशल की दीक्षा, यौन शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, किशोर के महत्व को मान्यता, किशोर के प्रति व्यक्त जैसा व्यवहार और सामाजिक व नैतिक मूल्यों की शिक्षा किशोरावस्था में मिलता है ना। अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक है विकास के पहलू। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विकास के पहलू, है ना। तो विकास के पहलू में देख लेते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास में क्या है, शिशुअवस्था में शारीरिक विकास सब समझते हैं। इसमें क्या है, भार इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है। जैसे जन्म के समय लड़के का वजन का अनुपात 7.15 पाउंड और लड़की का वजन 7.13 पाउंड, और 5 वर्ष तक 38 से 43 पाउंड हो जाता है। औसत भार जो है 7 पाउंड, याद रखना है आपको। औसत जो भार होता है 7 पाउंड के आसपास। लंबाई कितना होता है, जन्म के समय अनुमानित लड़की की लंबाई 20.5 इंच, लड़की का 20.3 इंच। औसत जो लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, है ना। और सिर व मस्तिष्क का वजन कितना होता है, कुल शरीर का 25% भाग होता है, मतलब 1/4। और वजन कितना होता है, 350 ग्राम होता है। और विकसित 90% 5 वर्ष तक, है ना। और हड्डियां 270 होता है, कोमल व लचीली होती हैं। दांत कितना होता है, दूध के दांत 6 महीने से शुरू होती है, नीचे के दांत पहले आते हैं। और 4 वर्ष तक कुल 20 दांत होते हैं। मांसपेशियां, कुल मांसपेशियां का भार का जन्म के समय 23% होती है। हृदय की धड़कन समय के समय एक जो है 1/40 बार, और 6 वर्ष में 1/100 बार हो जाती है ना, याद रखिएगा। अब बाल्यावस्था में देख लीजिए, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, भार इसमें होता है 80 से 95 पाउंड के मध्य। 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन बढ़ता है, और लंबाई 6 से 12 के मध्य होता है। 2 से 3 इंच की वृद्धि हो जाती है 6 से 12 के मध्य में, है ना। सिर व मस्तिष्क का वजन 1260 ग्राम और 95% विकसित 10 वर्ष तक हो जाता है। हड्डियां कुल 350 होती है ना। दांत की स्थाई 27 से 28 हो जाती है। मांसपेशियां कुल शरीर भाग का 27% 9 वर्ष तक हो जाता है। और हृदय की धड़कन 1 मिनट में 85 बार होता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास देखिए, भार लड़के का वजन लड़की की अपेक्षा 25 पाउंड अधिक होता है ना। और लंबाई, लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक, लड़कों की लंबाई 18 से 21 वर्ष तक। सर्वाधिक लंबाई इस अवस्था में बढ़ती है। सिर व मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम हो जाता है। औसतन 1200 से 1400 तक होता है, और 100% विकसित हो जाता है। और हड्डियां कुल 206 हो जाती है। दांत की प्रज्ञा दांत 32 हो जाती है। मांसपेशियां कुल शरीर का भार का 44% होता है। हृदय की धड़कन 72 बार हो जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी चीजें, है ना। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए, वंशानुक्रम है, वातावरण है, पौष्टिक भोजन है, नियमित दिनचर्या है, खेलकूद व योग के प्रभाव है। ठीक है, और मानसिक विकास देख लीजिए, शैशवावस्था में मानसिक विकास का इम्पोर्टेंट रोल है ना। ये सारी चीजें एक एक लाइन में हम देखने का कोशिश करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आज का क्लास जो है लंबा होने वाला है, लेकिन आप जितना भी टॉपिक कवर करेंगे आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना। आप कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं, इस वीडियो को भी एक बार अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, नोट बना लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो अब मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो मानसिक क्रियाएं क्या है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क चिंतन, कल्पना, स्मृति, ध्यान भाषा। जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मानसिक कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपना अनुभव लिखता है। 1 वर्ष का बालक 3 से 4 शब्द बोलना, दूसरों की क्रियाओं का अनुसरण करता है। 2 वर्ष का बालक 100 से 200 शब्द 2 शब्दों का वाक्य बना पाता है। 3 वर्ष का बालक नाम बताना, रेखी या
रेखा खींचना, है ना। इसमें शब्दों के क्या 1896 शब्द का अ, हो जाता है ना। 4 वर्ष का बालक लिखना शुरू कर देता है, वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना, और 1540 शब्द को क्या है संग्रहण कर पाता है। और 5 वर्ष का बालक 10 से 11 शब्दों का वाक्य बनाएगा और रंगों को पहचान पाता है, ठीक ना। अगला है देखिए बाल्यावस्था में मानसिक विकास कैसा होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मानसिक शक्तियों का विकास अधिकतम हो जाता है। 6 वर्ष का बालक 14 तक का गिनती करना, सरल प्रश्नों का उत्तर देना, शारीरिक अंगों का नाम बताना, है ना। 7 वर्ष का बालक तुलना व समानता बताना। 8 वर्ष का बालक कविता कहानी दोहराना, 16 शब्दों का वाक्य बना पाना। 9 वर्ष का बालक दिनांक समय और सिक्कों को पहचान पाता है, देखी गई फिल्म में 60% बातें बता पाता है। 10 वर्ष का बालक 3 मिनट में 60 से 70 शब्द बोल लेता है, दैनिक जीवन में के नियम तथा परंपराओं का ज्ञान, है ना। और 5400 शब्दों का भंडारण कर पाता है। 11 वर्ष के बालक में तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12 वर्ष का बालक समस्या समाधान तथा निर्णय करने की शक्ति का विकास हो जाता है, और 12 वर्ष तक होते होते 7200 शब्दों का भंडारण कर लेता है, ठीक है। अगला है किशोरावस्था में मानसिक विकास देख लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार किशोरावस्था में बालक विकास उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। बुद्धि का विकास अधिकतम विकास 15 से 16 वर्ष तक होता है। मानसिक स्वतंत्रता का विकास हो जाता है। तर्क चिंतन कल्पना स्मृति ध्यान का अधिकतम विकास होता है। और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए, भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है, परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति होती है, माता पिता की शिक्षा होती है, शारीरिक स्वास्थ्य अरस्तु स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास करता है ना, अरस्तु का कहना है। शिक्षा व विद्यालय का वातावरण नोट, कोई भी दो बालक समान मानसिक योग्यता के नहीं होते हैं। ये किनका कथन है, तो हरलॉक का कथन है। मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो उपयुक्त विधि है करके सीखना, ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। अगला देख लीजिए सामाजिक विकास का अर्थ समझिएगा। सारे व डेलफोर्ड के अनुसार बालक में सामाजिकरण की शुरुआत दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से शुरू होती है और आजीवन चलती रहती है। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्व का पर्याप्त करना है ना। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक, कुछ समय के बाद वह सामाजिक बन जाता है। किसका कथन है, क्रो एंड क्रो का। समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण देखिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य समूह के आदर्शों के अनुसार कार्य करता है व उसके नियमों को के अनुसार बनता है। और शैशवावस्था में सामाजिक अवस्था देख लीजिए। 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को पहचानना, दूर जाने पर रोना, पहला सामाजिक व्यवहार करता है। 4 महीने का बच्चा साथ खेलने पर हंसता है। 5 महीने का बच्चा प्रेम व क्रोध को व्यवहार को समझ जाता है। 1 वर्ष का बच्चा बड़ों द्वारा मना किए जाने वाले कार्यों को नहीं करना अनुकरण करता है। 2 वर्ष का बालक सामाजिक अनुमोदन की प्रवृत्ति का विकास करना। 3 वर्ष का बालक दूसरे बालकों के साथ संबंध बनाना व खेलना। 4 वर्ष का बालक अनुभूति व समानुभूति का भाव पैदा होता है। 5 वर्ष का बालक वस्तुओं का लेन देन करना, भाइयों की रक्षा करना का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। और अगला देखिएगा बाल विकास में सामाजिक विकास। तो इस अवस्था में बालक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, जैसे सहयोग, उत्तरदायित्व, नेतृत्व, बड़ों का सम्मान करना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, सामूहिक खेल खेलना, टोली का सदस्य बन जाना, सामाजिक प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न होना। लैंगिक अलगाव होता है 8 वर्ष में, ठीक है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास देख लीजिए। जटिल समाजीकरण की अवस्था, समाज सेवा की भावना, विषम लिंगी प्रेम, समूह के प्रति भक्ति, नेतृत्व के गुणों का विकास, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। सामाजिकरण की शुरुआत परिवार से होती है, वंशानुक्रम होती है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, परिवार सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, शिक्षक व विद्यालय का प्रभाव। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल व विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास के लिए निश्चित जीवन व क्रिया तथा व्यवहार प्रदान किए जाते हैं। सिनेमा का प्रभाव, ठीक है। खेल का मैदान, लिंग का प्रभाव, संस्कृति का प्रभाव, भाषा का प्रभाव, ये सभी इम्पोर्टेंट है ना। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन कौन है, तो एरिक एरिक्सन। पुस्तक का नाम क्या है, बचपन तथा समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, है ना। अवस्थाएं देख लीजिए इसमें। विश्वास
व अविश्वास की अवस्था तो 0 से 18 महीने होता है। स्वतंत्र व संदेह की अवस्था 18 महीने से 3 वर्ष तक होता है। पहल अपराध की अवस्था 3 से 7 वर्ष की होती है। परिश्रम व हीनतर की अवस्था है ना 7 से 11 वर्ष होता है। पहचान व भूमिका की अवस्था 12 से 18 वर्ष का होता है। मित्रता व अलगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष तक होता है। सृजनात्मक व निष्क्रियता की अवस्था 35 से 65 वर्ष तक होता है। ईमानदारी व निराशा की अवस्था जो है 65 से अधिक वर्ष में होता है ना। और संवेगात्मक विकास, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, है ना। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है ना। किसका अनुसार है ये? वुडवर्थ का, याद रखिएगा। और शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या? संवेगी अस्थायी होते हैं। संवेग आरंभ से तीव्र और धीरे धीरे मंद हो जाते हैं। संवेगों को व्यक्त करने के तरीके क्रमशः परिवर्तन होते हैं। स्पष्ट अभिव्यक्ति व हिंसात्मक अभिवृत्ति होती है। भय भय प्रेम क्रोध 3 प्रमुख संवेग होते हैं जो वाटसन ने भय को माना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, है ना। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास देख लीजिए। इस अवस्था में संवेग निश्चित, स्पष्ट तथा कम शक्तिशाली हो जाते हैं। बालक के संवेग विकास का शिक्षक विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, कोलन ब्रूस्ट के अनुसार देखिए, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। इस अवस्था में संवेग अत्यधिक स्थिर हो जाते हैं। बालक अत्यधिक भाविक बन जाता है। किशोर में प्रेम भय क्रोध काम सर्वाधिक प्रभावित करने वाला है। ईर्ष्या दशा आदि संवेगों का मुख्य रूप से पाए जाते हैं। संवेगों में के ऊपर शारीरिक शक्ति का प्रभाव पड़ता है। संवेगात्मक समस्याएं क्या है? अंगूठा चूसना है, दांतों से नाखून उतारना है, हकलाना है, तुतलाना है, बिस्तर गीला करना है, पलायन भयभीत होना है, शर्मीलापन, बाएं हाथ से लिखना। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने के कारक, थकान का प्रभाव, है ना, अभिलाषा का पूरा ना होना, परिवार का प्रभाव, समाज का प्रभाव, विद्यालय शिक्षक का प्रभाव, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव, पारिवारिक सामाजिक व आर्थिक स्थिति का प्रभाव और लिंग का प्रभाव। ठीक है, अगला देखते हैं संवेगात्मक विकास का सिद्धांत देख लीजिए। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। जेम्स लॉस का सिद्धांत, इसके अनुसार पहले संवेग व्यवहार बाद में संवेग की अनुभूति होती है ना। कैनन बर्ट का सिद्धांत, पहले संवेग की अनुभूति बाद में संवेगात्मक व्यवहार, संवेगों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस कैनन बर्ट के अनुसार ये हाइपोथैलेमस होता है। और मौलिक संवेगों का सिद्धांत जेबी वाटसन, प्रेम भय क्रोध मौलिक मूलभूत संवेग बताया है। द्विकारक सिद्धांत स्टेनले और व सेटर है ना। 2 कारक है, उत्तेजना और भाष्य ज्ञान, इंपॉर्टेंट है ये। ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता, केवल उत्तेजना पाई जाती है, लेकिन 2 वर्ष तक सभी संवेगों का विकास हो जाता है। संवेगों का नियंत्रण केंद्र क्या है? परिधि तंत्रिका है ना। और नैतिक विकास देख लीजिए, सैमुअल स्माइल, चरित्र आदतों का संगठन है ना। शैशवावस्था में नैतिक विकास, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। 2 साल का बच्चा अच्छे व बुरे लड़के में अंतर समझता है। 4 साल का बच्चा अच्छे कार्य व बुरे कार्य में अंतर समझ जाता है। इस अवस्था में बालक माता पिता के भय से नैतिकता का पालन करता है, इंपॉर्टेंट है। बाल्य अवस्था में नैतिक का विकास, इस अवस्था में बालक नैतिक बन जाता है। स्ट्रेंग के अनुसार बालक में न्याय विवेक व ईमानदारी के गुण का विकास हो जाता है। सर्वाधिक नैतिक विकास बाल्यावस्था में होता है। नैतिक सापेक्षता का उदय होता है। किशोरावस्था में नैतिक का सिद्धांत, इस अवस्था में बालक नैतिक सिद्धांतों का निर्माण करता है व उनके आधार पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है। आदर्श व्यक्ति की कल्पना करना व उनके अनुसार बनने के कोशिश करना। ठीक है, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम पाई जाती, स्थायी भाव, मूल प्रवृत्तियां, आदत, संवेग, परिवार, विद्यालय व शिक्षक, सिनेमा सहित, है ना, साहित्य। कोलहरबर्ग का नैतिक का सिद्धांत देख लीजिए। कोलहरबर्ग का नैतिक का सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1959 में 1969 में दिया था, सॉरी। प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व औपचारिक अवस्था जो 0 से 6 वर्ष तक है, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। 2 अवस्थाएं पाई जाती है, आज्ञा व दंड की अवस्था और सरल अहंकार की अवस्था, है ना। कन्वेंशनल स्टेज औपचारिक अवस्था जो 6 से 12 वर्ष तक, ये सर्वाधिक नैतिक विकास है। 2 अवस्थाएं पाई जाती है, प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, कानून व
व्यवस्था की अवस्था है ना। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर औपचारिक अवस्था 12 से 18 वर्ष नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था और आंतरिक विवेक की अवस्था इंपॉर्टेंट है ना। नोट देखिएगा, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनियमित अवस्था जो 0 से 5 वर्ष होता है। विषम जातीय अधिकार अवस्था जो 5 से 9 वर्ष होता है। विषम जातीय परस्परता अवस्था जो 9 से 13 वर्ष तक का होता है। सब मतलब और स्वसरित अवस्था जो 13 वर्ष के ऊपर होता है। सब कुछ जीन पियाजे का पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नैतिक विकास का, जीन पियाजे का नैतिक विकास का जो 4 अवस्था है, इसको हम पढ़ना भूल जाते हैं और पेपर में यही चीज हमको कंफ्यूज करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। अब भाषा का विकास देख लेते हैं। भाषा का विकास कैसे कैसे होता है ना। 10 महीने का बच्चा जो है पहला शब्द बोल लेता है स्मिथ के अनुसार, है ना। 1 वर्ष का बच्चा 3 से 5 वर्ष बोलता है स्मिथ के अनुसार। 2 वर्ष का बच्चा 100 से 200 शब्द बोलता है। 3 वर्ष का बच्चा 896 शब्द बोलता है। 4 वर्ष का बच्चा 1540 शब्द बोलता है। 5 वर्ष का बच्चा 2072 शब्द बोलता है। 6 वर्ष का बच्चा 2562 शब्द बोलता है। 8 वर्ष का बच्चा 3600 शब्द बोलता है। ये किसके अनुसार है? तो टर्मन के अनुसार है ना। और 10 वर्ष का बच्चा 5400 शब्द बोलता है, ये भी टर्मन के अनुसार है। 12 वर्ष का बच्चा 7200 शब्द बोल लेता है, ये भी टर्मन के अनुसार है। 16 वर्ष का बच्चा 11700 शब्द बोल लेता है। 18 वर्ष का बच्चा 15000 से लेकर के 19000 शब्द बोल लेता है, ये किसका है? तो स्मिथ के अनुसार है। सिसोर के अनुसार भाषा का विकास 4 वर्ष का बच्चा जो है 5600 शब्द बोल पाता है। 5 वर्ष का बच्चा 9600 शब्द जो है ये बोल पाता है ना। और 6 वर्ष का बच्चा जो है 14700 शब्द बोल पाता है। 8 वर्ष का बच्चा 26300 शब्द बोल पाता है। 10 वर्ष का बच्चा 34300 शब्द बोल पाता है ना। इसमें से एक आध प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है ना। भाषा विकास के चरण देख लीजिएगा। भाषा विकास के चरण क्या है? सुनकर भाषा को समझना, ध्वनि पैदा करके बोलना, अक्षरों की पहचान करना, लिखना। भाषा विकास को प्रभावित करने के कारक क्या क्या है? परिपक्वता गैसेल ने दिया है। मानसिक जो स्वास्थ्य या बुद्धि है ना। शारीरिक स्वास्थ्य है, अभिप्रेरणा है, लिंग का प्रभाव है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की का है। भाषा का सापेक्षीवाद का सिद्धांत वो हर्फ का है ना, याद रखिएगा। इसमें जो हम देखिए बाल विकास के जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म है साथियों, मैं कोशिश की कि इस पीडीएफ से में एक भी चीज ना छूटे। अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना चीजें पता होना ही चाहिए, क्योंकि बेहद ही इम्पोर्टेंट टर्म है साथियों, है ना। वन लाइनर के माध्यम से अपन देखने का कोशिश किए हैं। आप इतना चीजें आपको पता होना ही चाहिए, है ना, बाल विकास में। और जो आज हम 2 टॉपिक को कवर किए हैं, एक बाल विकास हो गया और एक शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा साथियों, इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का और लाएंगे, है ना। अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा अधिगम के बारे में, ठीक है ना। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हम आपका जो शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो आपके लिए लाने का कोशिश करेंगे, है ना। आप कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन और भी प्लेटफॉर्म से स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा भी वीडियो को देखिए। आपको मतलब नुकसान नहीं होगा इस वीडियो को देखने से, आपको कुछ ना कुछ फायदा